बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। मुस्लिम लीग नून की सरबराह नवाज शरीफ साहब जो है वो कल अपने अरकान जो असम्बली हैं उनसे खिताब करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब पहुँचे हैं मरीम नवाज साहिबा के पास। शाहिद खाकान ने कहा है कि वो इमरान खान साहब पे केस कर रहे हैं। बहुत सारे दीगर मामला, आइलैंड का झगड़ा चल रहा है, विफाक और सिंध का। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर राजेश धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लीडर ऑफ द अपोजिशन सिंध असम्बली, और डॉक्टर असद अशरफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। पहले तो राजेश धामरा साहब, अभी आप पीपल्स पार्टी की जो सिंध की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था उसमें आप शरीक भी थे। फैसले क्या हुए 18 अक्टूबर को? अब जो बड़ा ताकत का मुजाहरा हो रहा है वो बाग जिना में हो रहा है। बाग जिना में होगा, और मेरे ख्याल में आपका ताल्लुक भी कराची से है, तो कराची के अंदर इससे ज्यादा बड़ा ग्राउंड कोई हमें नहीं मिल रहा है ताकि हम वहां पर हम अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा करें। गो कि हम लाउड स्पीकर का इतना बंदोबस्त करेंगे क्योंकि ये जलसा गाह के अंदर अवाम मुन्नास वहां पूरी नहीं होगी, और उस दिन इंशाल्लाह जो इंडिपेंडेंट आंख होगी, वो जो इंडिपेंडेंट मीडिया होगी, वो देखेगी कैमरा की आंख से कि ये जलसा सिर्फ उस चौदीवारी के अंदर नहीं होगा, मगर ये कई किलोमीटर तक फैला हुआ जलसा होगा इंशाल्लाह। डॉक्टर असद साहब, 16 को पहले आपका चैलेंज है गुजरावाला के अंदर, मुस्लिम लीग नून का गढ़ गुजरावाला, वहां कितना बड़ा शो प्लान कर रहे हैं? देखिए, वहाँ पे वर्कर्स की और इलेक्टेड लोगों की ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं, और अभी कल ही एक हमारे एमपीए साहब ने अपना जलसा किया था, और वो माशाल्लाह इतना बड़ा था कि गुजरांवाला के लोगों को, आपको पता है, पहलवान लोग होते हैं, और वहाँ पर इसी किस्म की आपको नज़र आएगी जो उनकी शिरकत है। भरपूर शिरकत करेंगे, क्योंकि कारोबार जो आप देखें इस हुकूमत ने आके बिल्कुल तबाह कर दिया। इकॉनमी की कंडीशन क्या है, महंगाई में तो जो लोग पिस रहे हैं वो पिस रहे हैं। 34 रुपए की चीनी किलो 2018 में 35 की थी, अब 76 की, सॉरी 55 52 की जो थी वो 115 की है, और इसी तरह आटा जो है 35 का था वो 76 रुपए किलो तक पहुंच गया। ये तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। यही नहीं, तमाम लोगों के किसी शोबा के भी हो, उनके कारोबार जिस तरह पिछले 2 सालों में तबाह हुए हैं, और वो 2 वक्त की रोटी अपने घर में और खुशी कोई अपने बीवी बच्चों में, और घर में यूटिलिटी बिल्स देते हुए तो फीस नहीं होती, जो हालात हैं आप देखिएगा कि लोग खुद ब खुद इस हुकूमत पे अदम एतमाद करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब, 16 को गुजरांवाला और फिर 18 को कराची, और कराची जहां से 14 एमएनए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 20 से ज़ायद एमपीएज हैं, क्या मंजरनामा आपको नज़र आता है? जिस तरह ये कहते हैं जी बहुत ज़बरदस्त किस्म के पावर शो होंगे दोनों जगह पे। मैं ये कह रहा हूँ कि एहतजाज करना, मुजाहरे करना, जलसे करना इनका जमहूरी हक है, और हम कहते हैं बिस्मिल्लाह। लेकिन जहाँ तक इनका रेंटा क्राउड के अलावा कुछ नहीं हो सका। कराची के अवाम इनको अपना दुश्मन खास समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। जो तबाही पिछले 12 साल से इन्होंने पूरे सिंध में लाए हैं और बिलखुसूस शहर कराची में लाए, उसकी मिसाल जो है सिर्फ बेनजीरी कही जा सकती है कि बेनजीर मिसाल है। इससे कि अगर आप देखें, ना बसें यहाँ, ना पानी यहाँ, ना सीवरेज का निजाम, ये महंगाई की बात करते हैं, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि कोई इंडस्ट्री आए, रोजगार कहाँ से लाई जाए। यहाँ कौन आदमी इंडस्ट्री लगाएगा जहाँ पानी से 3 रुपए और 4 रुपए गैलन के ऊपर पानी मिलता हो। तो जो इस तरह की तबाही से हुकूमत लाई है कराची में, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। जहाँ तक मेरे दोस्तों का ताल्लुक है, हाँ, मैं पहले लोगों में से हूँ जो एतराफ़ करेगा कि महंगाई जो है वो आवाम का मसला नंबर 1 है। लेकिन इसका, महंगाई का जिम्मेदार कौन है, उसके लिए आप जिस दिन चाहें, जब चाहें बहस रख सकते हैं। जब किसी मुल्क को दिवालिये के दहाने पे लाया जाता है और कुर्की के आलम में पहुंचे हुए होते हैं, तो उसके बाद जो हालात होते हैं वो आप ग्रीस के हालात देख लें, मौजूदा दौर में लेबनान के हालत देख लें, माजी में टर्की के हालात देख लें। ये वो वक्त होते हैं जो मुल्कों पे संगीन तो वक्त आया हुआ। ये महंगाई जिसका आप एतराफ़ कर रहे हैं फिरदौस साहब, इसके बावजूद भी लोग सड़कों पे नहीं आएंगे, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप कहते हैं नहीं है चीज़ें। लोग इस बात पे कन्विंस्ड है कि ये लोग जो निकल रहे हैं ये बदनीयती पे निकल रहे हैं, वो उनके मसाइल के लिए नहीं निकल रहे हैं।
ठीक। ये पापा बचाओ मुहिम है, ये अब्बू बचाओ मुहिम है, ये करप्शन बचाओ मुहिम है। ये कोई अवाम का नहीं है। एक दफा ये पहले आजमा चुके हैं ना। मौलाना साहब निकले थे, ये जो थे ये बैठे हुए थे कि देख रहे थे दीवार पे बैठे कि देखते हैं कि हम्टी डम्टी का ग्रेट फॉल होता है या नहीं होता। अरे नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। वो जो 10 लाख ला रहे थे वो 80 पे भी नहीं पहुंचे थे। अच्छा तो ठीक। हमें इस परवाह नहीं है। अच्छा ठीक। बाकी जांच करें, विद इन लॉ करें, और अगर लॉ को अपने हाथ में लेंगे तो फिर स्टेट की मशीनरी इस्तेमाल की जाएगी। धामरा साहब, बदनीयती पर मबनी एहतजाज है, तमाम जो ख़राबी है उसके ज़िम्मेदार भी आप हैं, लोग समझते हैं। जो ग्रेट फॉल का मंजर आप देखना चाहते हैं वो हसरत रह जाएगी आपकी। देखिए, पहली बात तो अभी फिरदौस साहब ने कहा कि हमें परवाह नहीं है। परवाह तो वाकई इनको नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। मैं मुखालिफ पार्टी से ताल्लुक है मेरा, मगर इस बात पे एतराफ़ करता हूं कि इनको परवाह तो टक्के की नहीं है, बिल्कुल टक्के की नहीं है। और परवाह उन लोगों की भी नहीं है। मेरे ख्याल में आपने तो बड़ा अच्छा हमारा दोस्त बिठाया हुआ है इस पैनल में, जो कुछ दिन पहले अपने प्राइम मिनिस्टर और अपने वज़रा को कह रहे थे कि आपको शर्म आनी चाहिए। वो किस लिहाज से आनी चाहिए थी? इन्होंने वो इश्यूज उठाए थे जो फेडरल गवर्नमेंट से ताल्लुक रखते थे, मिसाल तौर गैस के बारे में। ये तो क्रेडिट देना धामरा साहब, ये क्रेडिट तो देना फिरदौस साहब को, कि फिरदौस साहब जो है ना कम से कम आवाज बुलंद जरूर करते हैं। ताहिर साहब, मैंने कहा कि इनकी इतनी बड़ी जुर्रत है कि इन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए कहा कि उनको शर्म आनी चाहिए। ये बात अगर मैं करूं बतौर अपोजिशन लीडर तो ये बुरा मान जाते हैं। और दूसरी बात कि इन्होंने रिजाइन फिर क्यों किया? जब इतने हक की बात की, इन्होंने बड़ा जबरदस्त बयान दिया था, इन्होंने अवाम की हिमायत के बारे में बयान दिया था। फिर वो क्या डर था, क्या खौफ था कि इन्होंने जिस फोरम पे रिजाइन देनी थी वहां भी नहीं दी और गवर्नर को रिजाइन दे दी। गवर्नर हु इज द गवर्नर कि वो एक एनपीए की जो है वो रिजाइन कबूल करे। मेरे ख्याल में फिरदौस शमीम साहब की उस रिजाइन का मुझे एक वो हवाला याद आता है। एक शख्स था जिसने कमर में रस्सा बांध के और छत पे रस्सा बांध के खुदकशी करना चाहिए, तो दूसरा शख्स गुजरा था, उसने कहा भाई क्या कर रहे हैं? उसने बोला जनाब मैं खुदकशी कर रहा हूं। तो उसने बोला भाई ये रस्सा आप अपने गले में डालें, खुदकशी हो जाएगी। बोला भाई मैं इतना भी पागल नहीं हूं कि गले में रस्सा बांधूं और मर जाऊं, बस मुझे तो खुदकशी करनी है। तो ये रिजाइन भी देनी थी, अपने वजीर आजम को शर्म भी याद दिलानी थी और गुस्सा अपोजिशन के ऊपर भी होना था। और रिजाइन गवर्नर के पास चली गई जो स्पीकर के पास आनी चाहिए थी। अच्छा, कराची के अंदर जो 4 दिन पहले 4 अक्टूबर को जो रैली हुई थी, अगर फिरदौस शमीम नकवी साहब बड़े सचगो इंसान हैं और क्लेम भी करते हैं, मुझे इससे कोई इख्तलाफ भी नहीं है, उसके बारे में जरा ये फरमाएंगे कि अगर आपकी इतनी पॉलिसी अच्छी थी तो वो लोग क्यों निकले? और आपको डरने की इसलिए जरूरत नहीं है कि आपके लोग पीछे चल रहे हैं, आपकी बात पे एतबार कर रहे हैं, आपकी पॉलिसियों पे एतबार है लोगों का, तो आप रहने दीजिएगा। क्यों शिबली फराज सिंध में आ रहे हैं? क्यों गद्दारी के मुकदमात कायम कर रहे हैं आप? क्यों ये सारी खलबली और रोना धोना शुरू किया है? आप अपोजिशन के इस तहरीक और जलसों के जवाब में कल ही आप चीनी 40 रुपए सस्ती कर दें, पेट्रोल सस्ता कर दें, आटा सस्ता कर दें, बिजली सस्ती कर दें, अवाम का जीना सस्ता कर दें, अवाम का महंगा सस्ता कर दें, खुद ब खुद अपोजिशन के जलसे फ्लॉप हो जाएंगे। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं डॉक्टर असद की तरफ जाता, मगर ये चूंकि आपका पॉइंट जो है फिरदौस साहब की तरफ है, तो मैं चाहूँगा पहले फिरदौस साहब जवाब दे दें जो बात आजिज़ धामरा साहब ने की। इस्तीफ़ा तो शायद आपने चेयरमैन इमरान खान साहब को दिया था, गवर्नर साहब को नहीं दिया था, ये क्या था? अगर आप खुद। पहली चीज़ तो ये है कि मुझे ये ओहदा जो है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का, ये मेरी पार्टी में, ठीक, तो मैं ओहदे से रिजाइन कर रहा था। मैंने कभी नहीं कहा मैं एमपीए से रिजाइन कर रहा, ठीक। तो ना मुझे असेंबली के स्पीकर को देना था। मेरे भाई की असल में पता नहीं क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, टेंशन में है। नहीं, वजह क्या थी इस्तीफा की? आपने जो शर्म याद दिलाई थी वो कह रहे हैं आपने अच्छी बात भी की और फिर इस्तीफा भी दे दिया। उसका भी जवाब दे सकता हूं, कोई नहीं। पहली चीज तो आपको जब आईन ही नहीं पता हो पाकिस्तान का, तो आपको सेनेट से खुद रिजाइन कर देना चाहिए। अगर आप में भी कोई शर्म और हया होती कि आपको ये नहीं पता कि पार्टी के ओहदों से पार्टी के चेयरमैन को दिया जाता है, स्पीकर के असेंबली को नहीं दिया जाता। अगर मैं एमपीए से रिजाइन कर रहा आपको शर्म किस बात पे आई थी फिरदौस साहब? आपको शर्म किस बात पे आई कि रिजाइन भी दे दिया और सच्ची बात भी कर दी? मैं वो पूछना चाह रहा हूँ।
सोनी ने सिंध असेंबली ऐसी बनाई कि बारिश ना से। देखिए, ये अल्फाज आपने कहे थे अपने वजीर आजम के लिए, मैंने नहीं कहे थे, आपने कहे थे। मैं वो पूछना चाह रहा हूँ, कौम को बताएं, सचगू हैं आप तो बड़े क्रेडिबल आदमी हैं, कि वो आपको जो शर्म आ गई इस्तीफा देने की, वो कैसे आ गई, क्यों आ गई, अच्छा किस बात चले पे आ जवाब गई? ले लें, धामरा साहब जवाब ले लें। जी जी फिरदौस साहब। जी, तो पहली चीज तो ये है कि मैंने जिसे रिजाइन किया वो बिल्कुल सही रिजाइन किया। मेरे चेयरमैन को पूरा इख्तियार है वो मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करे या नहीं करे। वो देखिए दिया जो क्यों बात आपने फिरदौस भाई, आपने तो सच्ची बात कही थी, फिर रिजाइन क्यों दिया आपने, ये बात है, कौम को बताएं। तो हाफिज साहब मैं बात नहीं करूंगा, जी मैं नहीं इनके फिरदौस मौके साहब पे फिर जी इनको भी नहीं बोलने दूंगा। नहीं अच्छा नहीं करें, अब बुरा ना माने, अच्छा बात आप करें, बात करें, जी नहीं बात करें, बात करें, नहीं, बुरा ना माने, बुरा ना माने, जी जी फिरदौस साहब थोड़ा सा नाराज जी ना हो, वो नाराज ना जवाब हो, सुन लें बात फिरदौस करें। साहब का। जी आजिज भाई। तो आपको जवाब दे रहा हूँ तो आप जी जी, जवाब बात लीजिए करें, ना। बात करें, पहले नाराज ना हो। मैं जिधर था इससे कि ये बार बार वो काम कर रहे हैं जो ट्रम्प बाइडेन के साथ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पाकिस्तान में तारीफ नहीं होती जो ट्रम्प के काम जी कारनामे। वो आप जो है नहीं, मैं पाकिस्तान में पूछ रहा रहिए हूँ और सिंपल, आपको पाकिस्तान। शर्म अच्छा कैसे आ चले गई, जवाब किस ले बात लें, पे आई थी? आजिज भाई जवाब ले लें। जी फिरदौस साहब। अरे शर्म तो जी, जी, आपको आनी चाहिए जो वो जवाब चोरों के नहीं साथ देंगे, खड़े थे। वो अच्छा जवाब देना ही फिरदौस नहीं साहब चाहते। जवाब आप ये उनकी रही हुई नौकरी भी गवा देंगे, अच्छा नहीं जवाब ले ये लें इनकी दे नौकरी भी चली जाएगी इस प्रोग्राम के बाद। फिरदौस साहब से जवाब सुन ले। जी फिरदौस साहब। मैं खामोश हो रहा हूँ। नहीं, नहीं नहीं लेट नहीं हिम फिरदौस स्पीक फर्स्ट। नहीं नहीं आजिज साहब खामोश हैं, अब आप जवाब देंगे बिल्कुल आप नहीं, आप मैं करें। खामोश हूँ, खामोश हूँ, खामोश। क्लियर कट तरीके से अपनी ट्वीट में भी कहा, आवाज बाकायदा कम आ ये रही है कहा फिरदौस कि भाई। माई इंटेंशन वाज कि मैं दोनों वजीरों की शिकायत वजीर आजम से कहूँगा, और मैं ये समझता हूँ कि 2 साल के अंदर हमें बिजली का, क्योंकि हमने 1 साल बुरहान देख लिया, अब हम जो है ये दूसरे साल बुरहान नहीं देखना चाहते कि ये गैस की शॉर्टेज क्यों है। ठीक मेरे से उसके बाद उमर अयूब साहब और नदीम बाबर साहब, उन्हीं ने बाकायदा बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अगले दिन, उन्हें कहा ये सारी गैस की शॉर्टेज की वजह यह है कि एलएनजी की सप्लाई शहर कराची में नहीं लाई जा सकती ठीक और उसके पीछे रुकने वाली सिंध हुकूमत है। उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने एहतजाज भी किया, और उसके 2 दिन बाद सीएम ने वो परमिशन दी लाइन की। तो 1.5 साल से रोकी हुई लाइन थी। शर्म तो इनको आनी चाहिए कि कराची बिजली नहीं बना सक रहा गैस की वजह से, और इनके सीएम साहब जो है वो 1.5 साल से बैठे हुए। भाई लाइन तो डलने दो, लाइन डलने में आपका क्या नुकसान था? और वो भी पैरेलल लाइन। अब फिरदौस साहब वो रिजेक्ट हो गया आपका इस्तीफा जो आपने दिया था, वो खत्म हो गया मामला। जी मैंने आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, आई हैव रिजाइन्ड एंड दैट रेजिग्नेशन इज विद माय चेयर। ठीक उनकी जो डिसीजन होगी दैट इज एक्सेप्टेबल टू मी। मैं समझता हूँ कि चुनाव अल्फाज का जो था वो दुरुस्त ही था, ठीक इसका इतराफ करने मुझे कोई नहीं। मुझे जिनको शर्म दिलानी थी उसके साथ जो है वो मैं अब दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। दैट इशू आई चले ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर असद साहब ये फरमाइएगा कि शाहिद खाकान साहब कहते हैं कल केस कराने जा रहे हैं वो इमरान खान के खिलाफ, वो क्या मुकदमा है और क्या प्ली होगी मुस्लिम लीग नून की इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमे की? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो होती है वो हुकूमती का पार्ट होती है, पार्ट ऑफ द सिंध गवर्नमेंट, और एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को पर्सन प्रिविलेज भी वजीर के बराबर मिलते हैं, तो उसका पार्टी के चेयरमैन से कोई ताल्लुक नहीं थे। जहाँ से वो नोटिफाइड हुए होते हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, इस्तीफा भी वहीं जमा कराना होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हर चीज़ को पुछली हुकूमत पे डाल देना, आप देखें कि ये तो अब इन्होंने सही रुख इख्तियार किया है। हमारे सारे इल्ज़ामात जो है कि इकॉनमी तबाह कर दी है वो बिल्कुल ठीक हो गई। अभी ये जो इन्होंने इक्तसादी डिवीजन का वो रखे हैं, मुशीर रखे जी, कमेटी भी बनाई है उसकी जो अच्छा डॉक्टर वकार मसूद साहब जी, वकार मसूद साहब ये वही है जो इसहाक डार की टीम के फ्रंटमैन थे, सेक्रेटरी फाइनेंस थे पाकिस्तान, ओपनिंग बैट्समैन थे। इसका मतलब ये है कि अब ये सही ट्रैक पे हमें फॉलो करके आना चाह रहे हैं। देखिए ना, हफीज साहब जो है वो जरदारी साहब के वजीर खजाना थे। अब ये हमारी दोनों पार्टियों की जो हुकूमतें थी उनके खास लोगों को ला के और इकॉनमी रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब तक टॉप पे हेड सही नहीं होगा उस वक्त तक बात नहीं होगी। एक शख्स को जिससे फाइल ही ना पड़ी जाए वो डिसीजन क्या लेगा? हम जो हैं इनसे पूछेंगे, मुल्क को कौम की खिदमत करना, काम करना,
लोगों को ये याद दिलाना कि आइन में और कानून में के दायरे में रह के काम करना। अगर ये गद्दारी है तो ये तो फिर सारा पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम ये गद्दारी करेंगे, फिर तो मैं भी गद्दार हूँ, मैं भी ये चाहता हूँ कि ये हो। खिदमत करने वालों डॉक्टर साहब, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से मैं वापस आता हूं। तो ये जो आइलैंड वाला मामला है, इस पे भी धामरा साहब की बात करते हैं, और इस्तीफों के ऊपर भी जो कहते हैं कि जी इस्तीफे पीपल्स पार्टी नहीं देगी, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे अगले हिस्से में। वेलकम बैक नाजरीन। आजिज धामरा साहब, ये आइलैंड वाला मामला क्या है? अब आपका एतराज़ क्या सुना? पहले आपने एनओसी दे दिया, फिर एनओसी वापस ले लिया, अब वो कहते हैं जी हम काम करना चाहते हैं उन जज़ायर पे, फिर भी आपको एतराज़ है। ये है क्या मसला? देखिए, मैं इसका तफसीली जवाब देता हूं आपका। अभी थोड़ी देर पहले वो नाराज हो गए थे फिरदौस शमीम साहब मेरी बातों पे, और कह रहे थे कि शर्म, चले आप जज़ायर पे आ जाना। फिर तो शर्म दिलाते रहते हैं, हमें तो आप शर्म दिलाते रहते हैं, मगर आपने रिजाइन क्यों दी? मैं तो वो सबक पूछ रहा हूँ कि आपने इतना जबरदस्त काम किया कि मेरे अल्फाज का चुनाव मुनासिब नहीं था, मैंने पेंडिंग का काम नहीं अल्फाज का ना हो, इसके अंदर की आवाज थी ना, सच बोलो तो इसका मतलब ये जो हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो फिर अल्फाज का चुनाव वो भी ठीक नहीं है इनका मेरे ख्याल में। वहां भी ये कहेंगे कि मैं जज्बात में ये इल्जामात लगा के जा रहा हूं, इसलिए कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी लूज होती है और सच निकल आता है बाहर। अगर हमारे लिए सच है तो फिर प्राइम मिनिस्टर को जो शर्म दिलाई थी इन्होंने, वो भी सच होगा। और मैं तो ये कह रहा हूं कि सही फोरम पे रिजाइन देना चाहिए था, मगर खतरा ये था कि एक्सेप्ट ना हो जाए, क्योंकि वो इस्तीफाएं वो दी थी जो अपोजिशन के धरने के दौरान इस्तीफा दी। ये पीटीआई इस तरह की इस्तीफाएं देती है, ये भाषण पार्टी है। अच्छा, जहां तक जजीरों का सवाल था, तो इन्होंने पहले ये राब्ता किया था सिंध गवर्नमेंट से कि हम कोई प्लान करना चाहते हैं, जो हाउसिंग स्कीम जो घर बनाने की ये बात कर रहे थे कि हमें सिंध में काम करना है। फिर उन्होंने आइडेंटिफाई किए ये पॉइंट्स कि हमें यहाँ पर काम करना चाहिए, हमें एनओसी की जरूरत है। उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट जो है वो आइडेंटिफाई की थी। सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि जब आप काम करना चाहते हैं तो दोनों साइड की गवर्नमेंट को सूबे के अवाम के लिए बैठ के काम करना चाहिए। अच्छा, उन्होंने फिर जो खत लिखा हमने, खामोशी छा गई, कोई डेलीगेशन नहीं बना, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं बनी जहां पर फेडरल बिटवीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान कोई नेगोशिएशन हो कि आइंदा जो इनकम होगी वो कितनी सूबे को होगी या कहां होगी। अचानक आ गया ऑर्डिनेंस, और उसमें भी ये बददियानती इन्होंने की कि 2 मरतबा दोनों हाउसेस के इजलास हुए, मगर उन्होंने वो साइन करके अपने आप रख दिया। और यहां पर अभी तो सारे जो आइलैंड्स हैं उसको क्लेम किया गया। जब आपकी बददियानती सामने आई, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने अपना जो खत है उसको वापस ले लिया कि आपकी तो नियत ही ठीक ही है। ये कभी भी इन्होंने 2.25 साल के अंदर एक ऐसा घंटा बता दें, एक ऐसा प्रोजेक्ट बता दें जिसमें इनकी नियत ठीक हो। ये तो हमलावर होते हैं सूबों के। एक प्रोजेक्ट है इनका बीआरटी जो चल नहीं रहा, जो जल गया, इन्होंने बंद किया। 4 दिन के बाद चाइना से कंपनी आएगी, वो ठीक करेगी। अभी तक बीआरटी जो है वो रुकी हुई है, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ट्रक की बत्ती के पीछे चला के इफ्तिताह करवा लिया। हमने कहा कि प्राइम मिनिस्टर आप इनॉग्रेट जो कर रहे हैं वो सिलेक्टेड पोर्शन का कर रहे हैं, मगर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया। तो ये आइलैंड का जो इशू है वो ये है कि जहां पर फेडरल गवर्नमेंट ने जो ऑर्डिनेंस लाया है, जो अथॉरिटी कायम की है, जिस सूबे में आप काम करना चाहते हैं वहां पर आप ऑन बोर्ड नहीं लेते गवर्नमेंट को, इसलिए सिंध गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया है इनके इन तमाम नापाक इरादों को। अगर आपको वाकई अवाम की खिदमत करनी है तो सिंध समेत बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। ये मामला सिर्फ एक सूबे का नहीं है, ये दोनों सूबाई हुकूमतों का है, बलूचिस्तान और सिंध का। ठीक जी फिरदौस शमीम नकवी साहब, बदनीयती पर मबनी सिंध पर हमला आवर होने की कोशिश, वसाइल पर कब्जे का मामला, ये क्या जरूरत पड़ी थी आपको ये जजायर के लिए ऑर्डिनेंस निकालना है, करना है? इनसे ये फिरदौस भाई को पता नहीं होगा ना, वो तो सहमत है हमसे कि बिजली नहीं है, गैस नहीं है, वो तो शर्म दिलाते हैं। अच्छा, चले फिरदौस साहब का पॉइंट। जी फिरदौस साहब, मैं पहले इनको शर्म दिलाता हूँ कि एक मुसलमान के होने के नाते सच बोलने की थोड़ी बहुत कोशिश करें। अच्छा फिरदौस साहब की आवाज कम आ रही है मुझे। खत ला के दिखा दें जिसमें इन्हीं ने ये सब कुछ लिखा है। मैंने भी वो खत पढ़ा है। उस खत में जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये फेडरल गवर्नमेंट की चीज है, फेडरल गवर्नमेंट जो करना चाहे कर ले इसमें, लेकिन लोकल पॉपुलेशन का कुछ ख्याल रख ले। कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपको नहीं समझते। अच्छा, ये तो छोड़ दीजिए, पोर्ट कासिम की जो हदूद हैं, उस पोर्ट कासिम की हदूद जो हैं वो में ये आइलैंड आता है कि ये नहीं आता? ये कह देंगे नहीं आता, जबकि पुराना है, आज का नहीं है,
पोर्ट कासिम किसने दिया था? इन्हीं के ज़माने की गवर्नमेंट में बना था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने बना था। उसने ये हदूद दिए थे, जो ज़मीन केपीटी की होती है वो केपीटी की होती है, जो पोर्ट कासिम की है वो पोर्ट कासिम की है, जो सिविल एविएशन की है वो सिविल एविएशन की है, जो रेलवे की है वो रेलवे की ऑर्डिनेंस में ज़मीन क्या है। कहा जा रहा है? तो देखिए, एक- कंफ्यूज ना करें एक कराची, चीज़- कंफ्यूज ना करें कराची के मामले पे पूरे मुल्क के अवाम को। आपकी अथॉरिटी क्या कह रही है वो आपने पढ़े हैं, बायलॉज उसके पढ़े हैं? जी फिरदौस साहब, वो कहते आइन हैं का आर्टिकल 172 क्या कह रहा है, 172 क्या कह रहा है, उसका सब आर्टिकल 1 और 3 क्या कह रहा है, और अभी आपकी अथॉरिटी क्या कह रही है? ठीक। जी फिरदौस साहब, ने बात सारी और है। ऑर्डिनेंस छुपाया क्यों आपने? अच्छा ठीक। जी फिरदौस साहब, पहले तो इनको पता है ना कि मुद्दत कितनी होती है एक ऑर्डिनेंस की, या ये भी मुझे बताने की जरूरत है? और इस डेवलपमेंट स्कीम की कितने, ये कोई 10 दिन की मुद्दत में हो जाएगा काम? ये 10 दिन का काम नहीं है। 10 दिन में तो क्या 90 दिन में प्लान भी नहीं होगा, तो ये एवेंचुअली तो असेंबली में आएगा। ये इस पे परेशान क्यों हो रहे हैं एक ऑर्डिनेंस के ऊपर? इस कितने ऑर्डिनेंस से ना कोई कितने अरसे से आपने अपने इत्तेहादियों को नहीं बताया? जीडीए क्या कह रही है? लेकिन जीडीए किसकी इत्तेहादी है? फिरदौस साहब, ये ऑर्डिनेंस से पहले ये जीडीए बात, किसकी इत्तेहादी है? अगर ये पहले ही असेंबली में ले आते ऑर्डिनेंस की जरूरत ही ना थी। हाफिज साहब, जी मैं आखिरी दफा ये कह रहा हूँ, अब इसके बाद मैं नहीं बोलने दूंगा अजीत धामरा साहब। अच्छा नहीं, चले आप बात कर, आप बात। मैं इनके साथ उतनी जोर से नहीं, बोलूंगा। झगड़ा थोड़ी अगर है, ये मैं बात- तो आपकी पार्टी की मुनाफिकत लोगों के सामने बता रहा हूँ। अच्छा आजिज साहब, जवाब सुन ले, जवाब सुन ले। जी फिरदौस साहब, अगर इनको बात करने का, मैं ये जब बोल रहे थे मैंने एक लफ्ज नहीं बोला, जी जी आप फरमाइए। एक लफ्ज नहीं बोला। इससे कि मैं तो नहीं बोल रहा कि इनका जो चेयरमैन है पिटारो फेल, जिसने जितने साल पिटारो में गुजारे हैं, उसकी काबिलियत की कौन जिक्र करेगा? चलें जजायर इनका के ऊपर जो बात, इस्तेमाल अब फिरदौस साहब जजायर के ऊपर बात कर लेते हैं अब तो हम। जिसने आज तक एक पैसा नहीं कमा के दिया, जो मुल्क का बहुत आप बना हुआ है आईनी पूरे पोजीशन की खानदान बात के करें ऊपर। फिरदौस चलें, साहब, ऑर्डिनेंस के ऊपर मुनाफिकत वाली बात- सियासत नहीं चलेगी। आपकी 2 साल हो गए मुनाफिकत आजिज साहब सुनते- जरा जवाब सुनते- जवाब सुनते सुन लें। आपके फिरदौस लोगों साहब, को। फिरदौस साहब, मैं फिर हर बात करूंगा। जी आप मैं ऑर्डिनेंस फिर हर बात, जी जी ऑर्डिनेंस कराची को 14 साल में पानी नहीं आपको दे फिर सके तुम रिजाइन लोग। देनी पड़ेगी फिरदौस पूरे साहब, का इस बात को पूरे छोड़ें, का इस बहस में ना पड़े। एक बस आपको नहीं ला फिर सके रिजाइन तुम देनी लोग। पड़ेगी, फिर वो कोई फोन कॉल आ जाएगी आपके पास, आपकी एमपीएशिप भी चली जाएगी। चले आजिज साहब जवाब एक सुन। फोन पे आपकी एमपीएशिप चली जाएगी। अच्छा चले जवाब सुन लें। जी फिरदौस साहब, जवाब नहीं है ना, वो तो बहस कर रहे हैं, जवाब थोड़ी दे रहे हैं। जी फिरदौस साहब, जी फिरदौस साहब। अगर इनको ये खामोश हो गए, वरना मैं जारी रखता हूँ वो वाला। नहीं आइलैंड की आप बात- ऑर्डिनेंस पे बात कर लें फिरदौस साहब। असल में मैं आइलैंड का इस वक्त केस इन पॉइंट जो था, अच्छा, इनकी आवाज That कम was- आ रही है, अगर वॉल्यूम बढ़ा दें इनकी, जी कोई आवाज का ठीक ठीक issue है। ठीक आजिज साहब को। जी फिरदौस साहब, केस इन पॉइंट जो इस वक्त बना डिस्प्यूट, वो बंडल आइलैंड बना, ठीक। और उसी के ऊपर आ रहा है। और बंडल आइलैंड पोर्ट कासिम का एरिया है। जब किसी और स्पेसिफिक आइलैंड को डेवलप करने की बात होगी, उस वक्त जो उसका रिक्वायर्ड प्रोसीजर होगा वो फॉलो किया जाएगा। लेकिन आइलैंड्स को डेवलप करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई जा रही है। उन आइलैंड्स के अंदर ना हर आइलैंड में कोई कमर्शियल वो पोटेंशियल अथॉरिटी नजर आएगा। आइन के दिए हुए इख्तियारात से अलग बनाएंगे आप? इस मुल्क में आइन नहीं भी जी, है ये या वो- क्या मकसद है आपका? उसी के लिए ये मार्शल है क्या? नहीं, आप क्या फिर सिविल देखिए- मार्शल है क्या? अरे यार, फिर वही मसला है। वो आप हाफिज साहब क्या करें? मैं कहता हूँ आप अपने इत्तेहादियों आजिज साहब वो कह रहे हैं बात सुन ले मेरी, मेरा पॉइंट तो सुन ले। वो कह रहे हैं मेरी बात तो सुन ले। वो बोल रहा है, मुनाफिकत की है। वो कहते हैं असेंबली में आएगा। आजिज साहब आपके इत्तेहादी आपसे नाराज हैं इस बात अच्छा पे। चले आपके इत्तेहादी फिरदौस नाराज हैं साहब, आपसे इस बात के। जी झूठ फिरदौस पे साहब झूठ ये बोलते हैं आप। फिरदौस साहब मुनाफिकत की सियासत करते हैं आप। अच्छा फिरदौस लोगों के हुकूक पे तारिक साहब, डाका मुझे डालते ले हैं लें, आप। ताकि और आप अच्छा, समझते चले, हैं कि लोग खामोश हो जाएंगे। फिरदौस साहब कमेंट कर देंगे। ये वो कहते हैं जी इत्तेहादी भी नाराज हो गए, जीडीए भी नाराज हो गए, आपने उनको भी कॉन्फिडेंस में नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। जी जीडी हमारे साथ खड़ी हुई है, एमक्यूएम साथ खड़ी हुई है। हमारा इत्तेहाद अपनी जगह मुझसे है, और हम कोई इनकी तरह तो है नहीं कि हमें कोई करप्शन जीडीए का छुपानी हो। मौक़िफ़ में और सुना दूं आपको कि क्या आया है? या तो वो आवाम से धोखा कर रहे हैं। वो बुलाना चाहे बुला। देखिए फिर हाफिज साहब, आई थिंक सो, या तो ये फैसला कर लेंगे आइंदा अजीज देखिए हाफिज हमरा साहब, के ये साथ। मैं तो अलाउ नहीं करूंगा कि ये नेशनल टीवी पे झूठ बोला जाए। और आजिज मैं साहब पब्लिक आप को- कहते हैं बात में उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन ले पूरा, एक दफा बात सुन ले, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। सर, मैं झूठ बात के अलावा करूंगा। बात हो क्या रही है? आजिज साहब जरा अब जो भी बात कर रहे हैं पॉइंट सुन ले, उसके बाद फिर आप जवाब दे दीजिएगा। जी फिरदौस साहब, माइक नहीं म्यूट करेंगे, मैं नहीं बात कर जी जी आप बात करें फिरदौस साहब। म्यूट इज माइक।
चलो मैं नहीं करता नाराज, जी मैं नहीं करता। फिरदौस साहब, डॉक्टर असद साहब, जी फिरदौस साहब आप कमेंट कर ले तो मैं डॉक्टर असद की तरफ जाऊँ। मेरे ख्याल से मैं नहीं करता, वक्त से पहले मसला मुल्क की तरक्की में रोड़े अटकाना, जैसे पाइपलाइन नहीं दे रही इसी तरह खुद भी नहीं किया। इन्हीं ने कोई 10 साल से तो बंडल आइलैंड के प्रपोजल दे रहे थे, एक ईंट नहीं रख सके। जो रोटी कपड़ा मकान की बातें करते थे उन्हीं ने कितने मकान दे दिए। अब जब नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बनती है और उसके जरिए हम प्रमोट करते हैं तो अभी भी जमीनें नहीं देने को तैयार। इन्हीं ने 2009 के अंदर कराची सर्कुलर के रेलवे के जो मुतासरीन थे उनको मकान देने थे, 2020 में आ गए उनको मकान नहीं दे सके। ये इन्हीं ने ना रोटी दी, ना कपड़ा दिया, ना मकान दिया, भूखे नंगे अवाम। जब कोई कुछ करना चाहता है तो इनके हाथ पैर आपने क्या दिया? बाकी सूबों में कितने घर बने? बाकी सूबों में कितने घर बने? बाकी घर में कितने? बाकी सूबों में डॉक्टर साहब, बाकी सूबों में घर कितने? चले आदिल साहब, ये डिबेट चली जाएगी। डॉक्टर असद साहब 15 चले 20 चले आदिल साहब, डॉक्टर असद साहब ये बताइए कि इमरान खान कितने घर बने? डॉक्टर असद साहब मैंने इनसे पूछे बाकी सूबों में कितने घर बनाए, केपीके के अंदर कितने घर बनाए? और डॉक्टर असद साहब शरीफ आदमी है बेचारे, वो जो है ना वो भी अब लड़ाई से तंग आ गए। डॉक्टर असद साहब ये फरमाइएगा कि कल नवाज शरीफ साहब लगते और ये नहीं होता कि ये बाकी सूबों में कितने घर बने हैं उनकी तादाद बता दो बाबा। चले चले आते आजी साहब उसकी तरफ। डॉक्टर असद साहब आप फरमाइएगा कि ये कल नवाज शरीफ साहब जो है वो तमाम एमपीएस पे एमएनए सेनेटर से खिताब कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट हो रही है फ्यूचर के हवाले से मुस्लिम लीग नून की? देखिए पहले मैं थोड़ी सी बात ये जिस पे झगड़ रहे हैं मैं कहना चाहूँगा कि जब आपके नेशनल असेंबली भी है, सेनेट भी है, तो फिर ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो ऐवान सदर में लगी हुई है क्यों नहीं बंद होती है? आप देखिए ये बदनीति पे मुनहसर होते हैं इनके ऑर्डिनेंसेस के। अगर मई में ये ऑर्डिनेंस करते हैं और 120 दिन है तो जब 119 दिन होते तो उस वक्त सेनेट में ला के बताते कि ये ऑर्डिनेंस हमने 19 मई को शुरू किया था, अक्टूबर में बताते हैं। इसी तरह पीएमसी ऑर्डिनेंस जो था, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का ऑर्डिनेंस है, वो भी बदनीयती पे था। अगर ये बैठ के बात करें और ऑपोजिशन को बताएं तो अच्छी चीज में कौन इनका साथ नहीं देगा? लेकिन बैठने का तो माहौल ही नहीं है ना डॉक्टर साहब, अब तो माहौल ही खत्म हो गया। नहीं देखिए यहाँ हमने आईनी तरामीम की हैं, हमने इकट्ठे की हैं, क्यों नहीं की है? सिर्फ उस वक्त कि नीयत उस वक्त इनकी साफ होती थी, पीछे से कुछ प्रेशर होता था जिसकी वजह से ये सीधा चलते थे। वरना ये इसी तरह ऑर्डिनेंस रात के अंधेरे में लाते और जब 118-19 दिन हुए थे, 20वें दिन लैप्स होना होता है तो फिर सरफेस पे लाते और उस वक्त फिर सारे बैठ के फिर जाहिर है जब नहीं प्रेस करेंगे एक ऐसे फोरम पे जो अवामी उस पे पार्लियामेंट है, सबसे बड़ा है जिसने फैसला करना है। उसी तरह ये पोर्ट अथॉरिटी का भी जो है इन्होंने इसी तरह किया है। अगर ये कॉन्फिडेंस में ले हुकूमतों को तो ये बिल्कुल होना चाहिए। ये चीजें जो है 22 करोड़ अवाम जो है वो देख रही है। अच्छा, जितने लोग नहीं है पाकिस्तान में उससे ज्यादा तो इन्होंने गद्दारी के सर्टिफिकेट बांध दिए पिछले एक हफ्ते में घबराहट में, और फिर कहते हैं मुझे पता नहीं है, मैं तो केक काट रहा था। ओ बाबा आपने तो कश्मीर हमारी शहर काट दी कश्मीर, आपने तो हमारी इकोनॉमी की जो लाइन है, हमारी जो उसकी इशारा थी उसको आपने काट दी। आपने अवाम का जीना जो है जिंदगी उसकी डोर जो है वो काट दी, आपको केक काटने की पड़ी हुई है। और उस वक्त पता लगता है जब आप केक काट रहे होते कोई आपको उस वक्त बताता है। बड़ी अफसोस की बात है, ये हाल है प्राइम मिनिस्टर हाउस का। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ एक वक्फा ले लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आजिज धामरा साहब और डॉक्टर असद मेरे साथ मौजूद हैं। बात यह कि फिरदौस शमीम नकवी साहब, इमरान खान साहब की हुकूमत को कोई ख़तरा किसी से है भी या नहीं है? जो इतना महंगाई, बेरोज़गारी, इकॉनमी की सिचुएशन, अपोजिशन का सड़कों पे आना, या आप समझते हैं कि नहीं कुछ नहीं होना, इसी तरीके से 5 साल पूरे निकल जाएंगे, शोर शराबा होता रहेगा, ठीक है अल्लाह खैर सल्लाह। गवर्नेंस का जवाब तो देना होगा आपको। मैं हर चीज़ का जवाब देना होगा और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो आप कंपैरिजन कर सकते वो हालात के लिहाज से कंट्रीज को जो आपकी सिमिलर सूरत हाल में उसमें ज़रा बताइए और इन हजरात से पूछिए कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी के को क्या हुआ। वहाँ मोदी साहब, पाकिस्तान ने और वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पे जिस तरीके से कोविड को हैंडल किया, इस वक्त दुनिया में बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र है कि अगर ये सिलसिला
हमारे यहाँ इसी तरह रहे जैसे कि अभी अचीव हुआ है कि कोविड कम से कम हो रहा है, और कोई सेकंड वेव में दुआ गो हूँ कि सेकंड वेव ना आए। लेकिन आज की तारीख तक दुनिया में जिन ममालिक ने अपनी सूरत हाल को बेहतर तरीके से डील किया है, उनमें सर-ए-फ़हरिस्त जो है पाकिस्तान का नाम आता है टॉप 5 कंट्रीज। ठीक। अगर गलत कहता हूँ तो ये इंडिया की इकोनॉमी और डेवलप कंट्रीज की इकोनॉमी कितनी डिक्रीज हुई है, उसके मुकाबले में आपकी इकोनॉमी पे जो इफेक्ट आया है वो बहुत कम है। अगर गलत कह रहा हूँ तो ये मुझे साबित कर दे। चाइना ले ले, इंडिया ले ले, यूएसए ले ले, डेवलप कंट्रीज। अपोजिशन से खतरा नहीं, लेकिन क्या अपनी परफॉर्मेंस से भी खतरा नहीं है कोई? अगर अपने घर का पता नहीं और इंडिया, यूरोप और उनकी बात करते हैं। क्या अफगानिस्तान में भी इमरान खान की बात थी कि वहां कोविड नहीं आया? क्या श्रीलंका में भी इमरान खान थे कि कोविड नहीं आया? क्या नेपाल में भी इमरान खान थे कि कोविड नहीं आया? कैसी बातें करते हैं? आपने तो अल्लाह तवक्कुल छोड़ा हुआ था अवाम को। अवाम अपने घरों में दुआ करके और नमाजें पढ़ के बच गई है, वरना आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि पाकिस्तानी कौम को इस कोरोना वायरस के आगे फेंकने में। कितने डॉक्टर मरे हैं, कितनी नर्सिस की डेथ हुई, शहादत हुई है। आप लोगों ने किया क्या है? आप आके बताएं कोई एक पॉजिटिव काम किया आपने? कोई एक बता दे मुझे कि आपने लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, नो लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन, इसके छोड़ के एक स्टेप बता दे पाकिस्तानी कौम को जो आपने की हो जिससे कोविड कम हुई हो। खतरा किसी चीज से है नकवी साहब? मैं आपको देखिए बड़ी सीधी, इस मुल्क की 70 साल की तारीख में 4000 वेंटिलेटर, और कोविड आने के बाद इस हुकूमत ने वेंटिलेटर भी बनाए और अब 1100 वेंटिलेटर हर माह बनते। और बाबा एक वेंटिलेटर पाकिस्तान का किसी अस्पताल में पाकिस्तान के नहीं चल रहा। ये आप मीडिया में बैठ के और ट्विटर पे बैठ के रेस्पिरेटर बना रहे हैं। किसी ने देखा है? मैं डॉक्टर हूँ, मैं हॉस्पिटल फिरता रहता हूँ। आपके प्राइम मिनिस्टर की तरह नहीं है कि एक दफा 2.5 सालों में एक हॉस्पिटल का विजिट नहीं किया। एक बार सरगोदा गए थे और शहबाज शरीफ का बनाया हुआ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सरगोदा देखने के बाद कहने लगे ये तो शौकत खानम से भी बेहतर हॉस्पिटल है। ये होती है कारकर्दगी, ये होती है अवामी खिदमत। आपकी तरह नहीं कि नवाज शरीफ अपना इलाज नहीं करा सकता पाकिस्तान में, ये होती है कारकर्दगी। शहबाज शरीफ अपना इलाज आपकी हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत, फैसल सुल्तान साहब और यास्मीन राशिद साहबा, आपके वजीर सेहत पंजाब और वजीर सेहत वफाकी जो है, उन लोगों ने भेजा मियां नवाज शरीफ को। वो नहीं जा रहे थे, उनकी मिन्नत तले करके आपने भेजा। मैंने आपको दे दी ना मिसाल, कराते इलाज। आज भी आपके वफाकी वजीर और सूबाई वजीर इस बात पर कमिटेड है कि जो हमने रिपोर्ट दी वो ठीक है। आप लोग क्वेश्चन जो है वो जो मर्जी बोलते रहे, रिपोर्ट सिर्फ चल रही है तो वो डॉक्टर और प्रोफेसर की चल रही है, फिरदौस साहब आपने जो है ना वो वफादार लोग हैं मुल्क के कि अपनी सारी सरमायाकारी वो मुल्क से बाहर करते हैं। इतने वफादार लोग हैं ये कि इनकी जितनी सरमायाकारी है, चाहे वो समनी जी की हो, मुंशी जी की हो, चाहे वो नवाज शरीफ की औलाद की हो, चाहे शहबाज शरीफ साहब के बच्चे कहाँ पर जाके पढ़ रहे, और जब इनसे पूछो कि क्या है, हमारी सारी फैक्ट्रियां जो है पाकिस्तान में है और आपके रिकॉर्ड में है। और वो जो हमने 10 ट्रॉलियां आपको दी थी ना जीआईटी में, जो आपने डॉक्टर साहब वैसे कमाल है टेम्परामेंट आजिज जामरा साहब का, जो इतनी देर से खामोश है। आजिज भाई को जानते हैं, इनका मिजाज नहीं है इतनी देर खामोश रहने का। वो 10 ट्रॉलियां खोल के देख ले, आपको सारी जायदादें वही मिल जाएगी। वैसे कोई वहां पर फिरदौस साहब एक इंडिया से अपने शौकत खानम के लिए नहीं लिए पैसे, हमने कोई यहूदियों से नहीं लिए, हमने कोई अपराध ग्रुप से नहीं लिए। हमारे सारी चीजें यही है, इंडिजिनस है और यहीं पे है, और उसी का आप फायदा उठा रहे हैं। फिरदौस साहब ऐसे 55 कंपनियों में कुछ नहीं मिला आपको, 55 कंपनियों में कुछ अच्छा डॉक्टर साहब आजिज जामरा साहब की तरफ जाने दें। आपने उनके कारोबार के बिजनेस ट्रांजैक्शन को बना लिया और प्रिज्यूम कर लिया कि हमारे पास ये तो वैसे फिरदौस नकवी साहब आपको क्रेडिट जाता है कि आपने डॉक्टर असद जैसे ठंडे आदमी को भी आज गर्म कर दिया। मतलब डॉक्टर असद को नहीं गर्म नहीं हुआ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। असल में मैं इन्हें सीधे रास्ता दिखा रहा हूँ कि अगर इस्तीफा कभी देना हो तो कहाँ देते हैं, इनको पता नहीं है, इनको पता नहीं है। आखिरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर
पीपल्स पार्टी के ऊपर ये कि पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत नहीं छोड़ेगी, इस्तीफे नहीं देगी, इख्तिदार से हमें ये कहने की जरूरत नहीं अपने वफाकी डॉक्टर साहब आजिज दामरा साहब का पॉइंट ले लें, वक्त खत्म हो रहा है। और प्राइम मिनिस्टर को कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, खुदा का वास्ता गैस दे दो। फिरदौस जी, आजिज दामरा साहब में पलने वालों, आज उन्हीं जिस थाली में तुम फिरदौस भाई, खाते मैं बात थे कर लूं? उसी थाली में छेद करने वालों। अच्छा भाई मैं बात कर लूं? अच्छा चले फिरदौस साहब, वक्त खत्म हो रहा है। आखिरी कमेंट आजिज धामरा साहब, इख्तिदार से चिपके रहेंगे, सिंध हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, असम्बलियों से बाहर नहीं आएगी पीपल्स पार्टी। देखिए, पहली बात अभी आपने जो क्वेश्चन किया फिरदौस साहब से कि इमरान खान को किस से ज्यादा खतरा है, तो मेरे ख्याल में एक शख्स से ज्यादा खतरा है जिसका नाम भी खुद इमरान खान है। इमरान खान को इमरान खान से खतरा है। और अभी जो बात की थी ना वेंटिलेटर जो इनके पास 1100 डेले बनते हैं, ये वही फिगर है जो टाइगर फोर्स के लिए 10 लाख बताई थी, वो टाइगर फोर्स की नजर नहीं आती जब मुल्क में बहरान होता है। और ये अपने जो क्यानी साहब है ना, जो हेल्थ के साबिक वजीर, उन्होंने गंबट हॉस्पिटल का दौरा किया था, जरा वो क्लिप देख लें कि वो कह रहे हैं कि ऐसा हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में नहीं है। आप बताएं, आपके पास कोई हाफिज तारिक साहब, एक वेंटिलेटर किसी पाकिस्तानी हॉस्पिटल में पाकिस्तान मेड का चलता दिखा दे, मैं अपनी धामरा साहब, इख्तिदार छोड़ेगी पीपल्स पार्टी को, सिंध हुकूमत की कुर्बानी देनी पड़ी तो देगी। तो मुझे मालूम था, अब कानों में भी सुनाई भी कम पार्टी गंबट हॉस्पिटल की तरह इतनी सैकड़ों हॉस्पिटल बना चुकी है और बनाने का इरादा रखी है, जिसकी तारीफ इनके क्यानी ने की, जो वजीर थे। अच्छा धामरा साहब, की चोरी में निकाले गए थे, सिंध हुकूमत की कुर्बानी देनी होगी, असम्बलियों से बाहर आना होगा तो देंगे। ये तो इस्लामाबाद में बैठ के सी पैक चला रहे हैं, ग्वादर का ट्विटर पे चला रहे हैं, टीवी पे चला रहे हैं, मीडिया पे चला रहे हैं, वहाँ पावर नहीं है, वहाँ पानी नहीं है। कैसे चल रहा है? ये झूठ का सलूट और ये भाषण का सलूट, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। अच्छा, आप कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे? सिंध हुकूमत की अगर कुर्बानी देनी होगी तो देने के लिए तैयार होंगे? वो देखें हाफिज साहब, वो जनवरी में ये इत्तेहाद फैसला करेगा। अभी इस्तीफा डिस्कस नहीं हो रही, अभी तो जल्द से, अभी तो पार्टी शुरू ही नहीं हुई है, तो उनकी चीखें निकली हुई है। इस्तीफा आए तो ये तो हार्ट अटैक हो जाएगा। इनकी हार्ट बीट अभी से बढ़ी हुई है। ये हार्ट बीट गंबट की हॉस्पिटल में आ जाए, NICVD में मैं हार्ट बीट चेक करवा लूं इनके प्राइम मिनिस्टर की। अभी तो इस्तीफों की बात आई नहीं है, अभी तो जलसों की बात हुई है, वो भी शुरू नहीं हुई है। शुरू होनी नहीं है, पार्टी फारिग। अच्छा, अभी तो पार्टी शुरू होगी। मैं कह रहा हूँ इमरान खान को आपके इमरान न्याजी से खतरा है, उसकी नाअहली से, दुनिया का बदतरीन नाअहल हुकूमत है। ठीक, आजिज धामरा साहब, डॉक्टर असद अशरफ साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें करना चाहते थे मगर किसने क्या बात की मेरी समझ में जो है वो नहीं आ सकी। इंशाल्लाह कल इसी प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।